स्वागत है आपका चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के अगले लेक्चर में। आज इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के बारे में। और जितने सीडीपी रिलेटेड कंटेंट है उन सारे कंटेंट के वीडियो लेक्चर को अवेल करने के लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, जहाँ पे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। गो देयर एंड चेक इट आउट फॉर मोर। हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी, जो पियाजे थे वो पहले ऐसे साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने मोरल डेवलपमेंट के बारे में सोचा था, वहां पे थ्योरी फॉर्मुलेट करने के बारे में सोचा था। और जब वो मोरल डेवलपमेंट के बारे में थ्योरी जनरेट कर रहे थे तब उनका इंटरेस्ट जो था वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की तरफ बढ़ा और उन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में अपनी थ्योरी फॉर्मुलेट कर दी। उनके काम से प्रभावित होकर कोलबर्ग ने अपनी थ्योरी फॉर्मुलेट की थी और उनकी थ्योरी हम जानना शुरू कर चुके थे। हमने बेसिक्स कर लिया था और वो सारे बेसिक्स आपको लेक्चर नंबर 14 में इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। गो देयर एंड चेक इट आउट। हमने बात कर ली थी कि कोलबर्ग ने कैसे थ्योरी दी थी। उन्होंने ये बताया था कि मोरल डायलेमास होते हैं और फिर मोरल थिंकिंग करके हम उन डायलेमास को सॉल्व करते हैं। ध्यान रखिएगा, उन्होंने जब डायलेमास की बात की है तो उन्होंने यही बताया कि जो डायलेमास हैं उसमें दोनों तरफ लॉसेस तय होते हैं, दोनों तरफ लॉसेस हो ही रहे होते हैं। तो उससे निकलने के लिए किस लॉस को हम बियर करने के लिए रेडी हैं, उसको हम जो रीजन देते हैं, उसको जो हम थिंक करते हैं उस बात के ऊपर, तो जो थिंकिंग है वो उस समय के सोचने की जो प्रक्रिया है जिसकी वजह से हम कोई एक रास्ता चुनते हैं, उसी को हम कह रहे हैं मोरल रीजनिंग। तो उनका बेसिकली यही कहना था कि जो हमारा मोरल डेवलपमेंट है वो मोरल रीजनिंग और मोरल थिंकिंग के ऊपर, मोरल डायलेमास एंड मोरल थिंकिंग के ऊपर बेस्ड है। तो उसमें बहुत सारे उन्होंने डायलेमास क्रिएट किए थे, बहुत सारे एज ग्रुप को दिया था। तो उसमें से एक सबसे बड़ा बेसिक डायलेमा था, वो है हाइंज का डायलेमा। इसमें हो क्या रहा था बेसिकली कि जो हाइंज था वो बहुत ही गरीब इंसान था, लेकिन वो अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा प्यार करता था और उसकी पत्नी बहुत ज्यादा बीमार हो गई। जब वो डॉक्टर के पास लेके गया तो उसने बताया कि आपकी पत्नी अपने किसी भी बीमारी के लास्ट स्टेज में है, उसको ये सर्टेन टाइप की दवाई चाहिए, वो आपको लाना होगा। गया वो हाइन, जिसके पास जितने पैसे थे उस सारे पैसे को उसने इकट्ठा किया और वो डॉक्टर के पास केमिस्ट के पास गया। जब वो केमिस्ट के पास गया, केमिस्ट ने ये बताया कि ये दवाई जितने की है उतने पैसे आपके पास नहीं है। तो हाइंज ने रिक्वेस्ट किया कि आप मेरे पास जो पैसे हैं वो रख लो और मैं बाकी के पैसे इंस्टॉलमेंट में आपको चुका दूंगा, जिसकी वजह से मेरी पत्नी बच जाएगी और आपके पैसे भी आपको मिल जाएंगे। लेकिन जो केमिस्ट था वो नहीं माना। तो अब हम यहाँ पे ये समझ नहीं पा रहे थे, जो हाइंज था, कोलबर्ग ने जो डायलेमा दिया वो यही दिया हाइंज के थ्रू, कि ये समझाने की कोशिश की जो हाइंज है उसको क्या करना चाहिए, उसको अपनी पत्नी को मरने देना चाहिए या फिर ड्रग्स चुरा लेना चाहिए। जो ड्रग है यानी दवाई है, ड्रग का मतलब दवाई है, जो ये ड्रग है उसको चुरा लेना चाहिए। तो बेसिकली उसको करना क्या चाहिए और करना जो भी चाहिए वो क्यों करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए। तो जब इसके बारे में हम क्यों और क्यों नहीं के बारे में सोच रहे हैं, तब हम मोरल डायलेमा से निकलने के लिए मोरल रीजनिंग कर रहे हैं, जब हम क्यों और क्यों नहीं के बारे में विचार कर रहे हैं। तो जितने भी मोरल डायलेमाज है उसके ऊपर हम मोरल थिंकिंग करते हैं, मोरल रीजनिंग करते हैं, उसके बाद किसी एक रिजल्ट पे पहुंचते हैं, उसी को हम कहते हैं मोरल डेवलपमेंट। इस पूरे प्रोसेस को कोलबर्ग के अनुसार मोरल डेवलपमेंट कहा जाता है। तो उन्होंने बहुत सारे डायलेमास बनाए थे और उन डायलेमास के आधार पे उन्होंने 3 भाग में बांटा था मोरल डेवलपमेंट को। फर्स्ट इज प्री कन्वेंशनल स्टेज, जो कि स्कूल गोइंग बच्चों के लिए था, यानी कि बहुत छोटे बच्चे हैं। देन कन्वेंशनल स्टेज, जो कि एडोलेसेंट्स के लिए था, और पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज यानी कि एडोलेसेंट्स और से ऊपर यानी एडल्टहुड और उसके बाद की अवस्था, उन सब के लिए था। तो एक एक करके हम इन तीनों को समझेंगे और जानेंगे कि इसमें क्या क्या चीजें कह रखी हैं कोलबर्ग ने। अब इन्होंने सिर्फ यहीं तक इस बात को नहीं रोका कि ये 3 ही होते हैं, इन तीनों के भी 2-2 सब स्टेजेस हैं हर लेवल पे। तो जो प्री कन्वेंशनल स्टेज है उसमें भी 2 स्टेज है, जो कन्वेंशनल लेवल है उसमें भी 2 स्टेज है, और जो पोस्ट कन्वेंशनल लेवल है उसमें भी 2 स्टेज है। जो प्री कन्वेंशनल स्टेज है उसमें जो पहला स्टेज दे रखा है हमें, वो ये है ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन का। वो दंड और आज्ञा पालन के बीच में एक सामंजस्य बैठाने की कोशिश करते हैं जो बच्चे। इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज के बारे में बात हो रही होती है कि उनकी अपनी इंडिविजुअलिटी क्या है और जो चीजें बदल रही हैं वो क्या है, उसके बारे में बात होगी। कन्वेंशनल स्टेज में उन्होंने फिर से 2 भाग में बांटा है इसको। पहला है गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप एंड सेकेंड इज मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर्स। जो सोशल ऑर्डर है, जो सोसाइटल नॉर्म्स है, उन सबको मेंटेन करना। एंड लास्ट इज पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज, जिसमें कि 2 लेवल्स हैं,
social contract and individual rights, and last is universal principle. कोलबर्ग कहते हैं कि यूनिवर्सल प्रिंसिपल तक बहुत ही कम लोग पहुंच पाते हैं क्योंकि अंतिम स्टेज है नैतिक विकास की, और यहाँ तक पहुंचने के लिए बहुत ही फाइन लेवल ऑफ मोरल होना बहुत जरूरी होता है। आप भी अपने आप को बूस्ट कीजिए डेली वाइट्स के साथ। सीटेट रिलेटेड जितने मॉक पेपर हैं वो सारे आपको www.dailybites.in पे मिल जाएंगे। गो देयर, बूस्ट योर परफॉर्मेंस अ लेवल अप। प्री कन्वेंशनल स्टेज में हम देखते हैं, हमने पहले ही बात कर ली, प्री कन्वेंशन यानी वो कन्वेंशनल स्टेज से पहले की स्टेज है, यानी कि ये प्राइमरी स्कूल वाले बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं। इनकी मोरालिटी किसी पे भी डिपेंडेंट होती है, तो वो किसी पे डिपेंडेंट किस पे होती है, दैट इज एल्डर्स एंड टीचर्स, इन सब के ऊपर डिपेंडेंट होती है। इन्होंने जो कह दिया है बच्चों के लिए वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। छोटे बच्चों को आप ये नोटिस करते होंगे कि मम्मा ने कहा है, मेरी मम्मा ने तो यही बताया है, नहीं मेरी टीचर ने यही बताया है, मेरे सर ने यही बताया है, वो अक्सर हाँ इस बात का रेफरेंस देते हैं और फिर वो अपना काम करते हैं। तो वो वहां पे ये बताया जा रहा है, वहां से जो बच्चे हैं ना, कोलबर्ग ने ये नोटिस किया कि उनकी जो मोरालिटी है वो किसी और पे डिपेंडेंट है, उनके प्री डिफाइंड पाथ पे बच्चे चलते हैं। इसको भी उन्होंने 2 स्टेजेस में डिवाइड किया, दैट इज पनिशमेंट, ओबीडियंस एंड म्यूचुअल एक्सचेंज एंड टिट फॉर टैट। जो पनिशमेंट और ओबीडियंस वाला स्टेज है, इसमें बच्चा अपने आप को ओबीडियंट दिखाने की कोशिश करता है क्योंकि उसको पनिशमेंट से बहुत ज्यादा डर लग रहा होता है। वो ऐसी ही चीजें करता है जिसकी वजह से उसको पनिशमेंट ना मिले। तो हम कई बार हमने देखा है कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनको डरा करके हम ये बात कहते हैं कि तुम खाना खाओ नहीं तो तुम्हें बाहर खेलने जाने के लिए नहीं मिलेगा। लेट्स से कि तुमने अभी अपनी पढ़ाई पूरी नहीं की, तुम्हें टीवी देखना नहीं मिलेगा, तो बच्चे उसकी वजह से वो जो टीवी देखने का वो पनिशमेंट का एक डर है, उसकी वजह से वो अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं, अपना होमवर्क पूरा करते हैं, जो भी उनको काम करना होता है वो करते हैं। तो पनिशमेंट और ओबीडियंस के बीच में ये बहुत ही सामंजस्य बनाने की कोशिश करते हैं इस लेवल में। वो जो टिट फॉर टैट स्टेज है, इसमें बच्चा बेसिकली कोई डिफरेंस नहीं समझता है, एक्सीडेंटल कोई केस हुआ है या फिर नोइंगली कोई चीज की गई है। एज इन कि किसी बच्चे, जो छोटे बच्चे होते हैं वो अक्सर हाँ टीचर के पास अपने जाते हैं इस तरीके की कंप्लेन लेके कि सर और मैम इसने मेरी बुक फाड़ दी है। तो जब बुक फाड़ दी है तो उससे पूछा जाएगा कि अच्छा भाई तुमने बुक क्यों फाड़ दी, तो वो बताएगा, दूसरा बच्चा बताएगा क्योंकि पहले इसने मेरी कॉपी फाड़ी थी। तो फिर कहेगा कि मैंने इसकी कॉपी इसलिए फाड़ी थी क्योंकि उसने उस पर मेरा नाम लिख रखा था, तो उसने मेरा नाम क्यों लिख रखा। फिर उसके बाद वो कहेगा कि मैंने इसका नाम इसलिए लिखा था क्योंकि मुझे कुछ काम था, मैं इसके लिए कुछ बना रहा था। तो इस तरीके की उनके जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो कभी खत्म नहीं होंगे। तो इसके एवज में उसने ये किया, उसके एवज में इसने ये किया, तो ये टिट फॉर टैट सिचुएशन हमेशा चलती रहेगी। वो ये कंसीडर ही नहीं करते कि एक्सीडेंटली भी कोई चीज हो सकती है। इसका एक और बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल हम ये ले सकते हैं कि मान लीजिए कोई ग्लास किसी ने लिया हुआ है अपने हाथ में, या फिर अंडे का एक ट्रे लिया हुआ है, पैर फिसला और सारे अंडे या ग्लास जो भी हाथ में था वो टूट गया। बच्चे को ये दिख रहा है कि अंडे या ग्लास जो भी था वो टूट गया है, यानी कि अब पनिशमेंट मिलनी तय है। अब पनिशमेंट मिलनी चाहिए क्योंकि उसने काम कर दिया है, उसने तो तोड़ने वाला काम किया है, तो अब वो टूट गया, सारी चीजें बर्बाद हो गई, तो अब तो पनिशमेंट मिलनी चाहिए। पर पनिशमेंट नहीं मिली क्योंकि बच्चों को ये नहीं पता है कि वो चीज एक्सीडेंटल है, उसका पैर स्लिप हुआ है, जो भी पर्सन जो भी चीज उठाए हुए था जिसकी वजह से टूट गया। उनको तो ये पता है कि पिछली बार मैंने ग्लास फेंका था तो मुझे पनिशमेंट मिली थी, उसको बस ये पता है कि मुझसे एक ग्लास टूटा था तो मुझे पनिशमेंट मिली थी, तो यहाँ तो 12 ग्लास टूट गए तो यहाँ पे और ज्यादा पनिशमेंट मिलेगी। वहाँ उनके दिमाग में ये चीजें चल रही होती हैं कि मुझे ऐसा हुआ था तो यहाँ पे ऐसा होना चाहिए। टिट फॉर टैट की सिचुएशन बिल्कुल इनके पास चलती रहती है, ये उसी के ऊपर काम करते हैं। ये हर एक काम के लिए, हर एक अच्छे बिहेवियर के लिए एक्सपेक्ट करते हैं कि उनको इनाम मिले, उनको शाबाशी मिले, उनको कुछ ना कुछ ऐसे इनकरेजिंग वर्ड्स हैं वो बोले जाए, उनको ये बताया जाए वो बहुत ही अच्छा काम कर रहा है और इसने ऐसे काम कर लिया, वैसे काम कर लिया, ये बाकी सभी बच्चों से अलग है, अच्छा है। तो ये बच्चों को बहुत ही अच्छा लगता है, तो वो ऐसे ही काम करते हैं जिससे कि उनको सजा कम मिले, उनको बार बार बताया जाए कि ये बहुत ही अच्छे हैं, उनको इनाम मिले, हर एक चीज वो उसी हिसाब से करते हैं। उनका मोरालिटी का डेवलपमेंट इसी तरीके से होता है। नाउ कन्वेंशनल स्टेज इज ऑल अबाउट कि एडोलेसेंट्स क्या सोचते हैं। कन्वेंशनल स्टेज इज मोर बेसिकली इट इज अबाउट कि एडोलेसेंट, यहाँ पे देखिए कन्वेंशनल स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोलबर्ग ने कन्वेंशन स्टेज को ही अपना बेसिस बनाया है, तभी प्री कन्वेंशन है और पोस्ट कन्वेंशन है। जो कन्वेंशनल स्टेज है यहाँ पे नोटिस की गई कि बच्चों को पता है कि सही और गलत क्या है और वो उसी अनुसार काम भी कर रहे हैं, लेकिन उनकी जो मोरालिटी है वो फ्री नहीं है, वो सोसाइटल नॉर्म्स के ऊपर डिपेंड कर रही है। सोसाइटी में जो सही है उनके हिसाब से सही है, सोसाइटी में जो गलत है उनके हिसाब से गलत है।
इसको भी फर्दर इन्होंने दो भाग में डिवाइड किया है, दैट इज इंटरपर्सनल रिलेशनशिप एंड सोशल सिस्टम। जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है उसका एक दूसरा नाम भी है, दैट इज गुड बॉय एंड गुड गर्ल स्टेज। इसमें इस स्टेज को हम इस नाम से भी जानते हैं, कई बार सवाल भी पूछा गया है। तो यहाँ पे बच्चे अपने आप को शो करने की कोशिश करते हैं कि वो बहुत ही अच्छे, बहुत ही पोलाइट, बहुत ही ओबीडियंट है। और ये ऐसा क्यों करते हैं? ताकि उनको सोशली एक्सेप्ट किया जाए, उनको एक्सेप्टेबिलिटी मिले, वो एक्सेप्ट किए जाए कि सोसाइटी में ये बच्चा भी है जो बहुत ही अच्छा है, उनका रेफरेंस दिया जाए, उसके लिए ये चीज वो करते हैं, वो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप पे ध्यान देते हैं। एंड नेक्स्ट स्टेज इज सोशल सिस्टम। इसमें जो बच्चे हैं वो ये मानते हैं इस स्टेज में जाते जाते कि जो सोसाइटी में रूल्स बने हुए हैं वो स्ट्रिक्टली फॉलो होने चाहिए, क्योंकि वो इसीलिए बनाए गए हैं ताकि एक सोसाइटी मेंटेन हो सके, मेंटेनेंस के लिए बनाए गए हैं। एनीथिंग बियॉन्ड सोसाइटल नॉर्म्स आर नॉट एक्सेप्टेड, नॉट एट ऑल अप्रिशिएटेड। वो इस चीज को अप्रिशिएट ही नहीं करते हैं कि उन्होंने जो सोसाइटी में जो नॉर्म्स बनी हुई है उसके अलावा भी कुछ और चीजें हैं जो काम करती हैं बैकग्राउंड में। तो ये जो भी काम करते हैं ये लॉ एंड ऑर्डर को ध्यान में रखते हुए ही काम करते हैं। एंड लास्ट इज पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज में वो सारे आएंगे, एडल्टहुड के जितने लोग हैं, ओल्ड एज वाले जितने हैं, वो सारे जो एडोलसेंस से बेसिकली ऊपर के लोग हैं वो सारे के सारे पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज में आते हैं। यहाँ पे वो व्यक्ति जो है जिनके बारे में बात हो रही है वो लोग सोसाइटी के सिर्फ नियम ही नहीं जानते हैं बल्कि उसको एनालाइज भी करते हैं, यानी सही को सही और गलत को गलत वो बोलते हैं। सोसाइटल नॉर्म्स के ऊपर उनके मोरालिटी बेस्ड नहीं होती है। उनको ये पता है कि अगर कोई रूल बना हुआ है वो अगर सोसाइटी में किसी के अगर अच्छाई के लिए यूज नहीं हो रहा है तो उस रूल को तोड़ देना चाहिए, उस रूल को मॉडिफाई करना चाहिए, अमेंडमेंट लाने चाहिए। वो इस बारे में सोचते हैं। उनकी जो मोरालिटी है वो सेल्फ के ऊपर डिपेंडेंट होती है, वो खुद से जो सोचते हैं उसके बारे में वो बात करते हैं। ठीक है, इसमें भी इस स्टेज को भी कोलबर्ग ने दो भाग में डिवाइड किया है, दैट इज सोशल कॉन्ट्रैक्ट और इंडिविजुअल राइट्स एंड यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल स्टेज। जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट वाला स्टेज है इसमें क्या होता है, जो रूल्स है सोसाइटी के ये बहुत ही रिलीजियसली फॉलो करते हैं, लेकिन उसमें भी ये कंडीशन लगाते हैं कि अगर किसी पर्सन को उस रूल से प्रॉब्लम हो रही है या पर्सन के राइट वॉयलेट हो रहे हैं, किसी एक पर्सन को उस रूल से तकलीफ हो रही है, तो उस रूल को तोड़ना चाहिए, उसको चेंज करना चाहिए और उसके ऊपर काम होने की बहुत ही ज्यादा आवश्यकता है। एंड लास्ट इज यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल। इस स्टेज तक आते आते जो कोलबर्ग है उनका ये कहना है कि सबसे उच्चतम स्तर है, सबसे ज्यादा हाई लेवल ऑफ मोरालिटी है, बहुत ही कम लोग यहाँ तक पहुंच पाते हैं और ये लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों की मदद करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, यहाँ तक कि वो अपना भी नुकसान कर सकते हैं किसी की मदद करने के लिए। उन्हें लगता है कि जो भी है यूनिवर्स है, मतलब इट इज लाइक कि वो अपने हाई लेवल ऑफ कॉग्निशन पे पहुंच चुके हैं। वहां पे उनके लिए सिर्फ दो ही चीजें हैं, ब्रह्म एंड परब्रह्म, जिसकी हम बात करते हैं कि या तो मैं हूं और या नहीं तो फिर दूसरा एक हमारे पास अथॉरिटी है, दैट इज ऑलमाइटी, दैट्स इट। उनके पास सिर्फ ये चीजें रहती हैं, तो इसकी वजह से वो सब में बहुत ही ज्यादा ब्रदरहुड की बात होती है, सबको अपना मान के चलने की बात होती है। तो यहाँ पे जब तक इनका यहाँ तक पहुंचते हैं, कोई भी व्यक्ति जो यहाँ तक पहुंचता है वो सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत के अनुसार सबसे रिफाइंड स्टेज ऑफ मोरालिटी को पास कर चुका होता है। तो अभी हम आगे देखते हैं, एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है। प्री कन्वेंशनल स्टेज में हमने दो स्टेजेस देखी हैं, ओबीडियंस एंड पनिशमेंट, इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज। जो ओबीडियंस है यहाँ पे बात हो रही है कि जो एक्शंस है उसके कंसिक्वेंस देखे जाएंगे कि क्या हो रहा है, उसकी पनिशमेंट हमें मिल रही है नहीं मिल रही है, और पनिशमेंट अवॉइड करने का पूरा भरसक प्रयास कर लिया जाता है। इंडिविजुअलिज्म में और एक्सचेंज में क्या होता है कि टिट फॉर टैट की मेंटालिटी आ जाती है और यहाँ पे अपने लिए यहाँ पे बात करनी शुरू हो जाती है कि हमारे लिए क्या सही है, राइट बिहेवियर्स वहां पे अपने इंटरेस्ट में लाने की, बच्चों में निहित करने की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है कि मैं सही हूं तो मुझे रिवॉर्ड मिलना चाहिए। तो वो रिवॉर्ड वाला भी सिस्टम यहाँ से शुरू हो जाता है। कन्वेंशनल लेवल को भी दो भाग में कोलबर्ग ने डिवाइड किया है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप एंड अथॉरिटी एंड सोशल ऑर्डर। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को अगेन देखिए गुड बॉय गुड गर्ल एटीट्यूड बोलते हैं और यहाँ पे सोशल रूल्स को फुलफिल करते हुए हमें देखते मिल जाते हैं बच्चे। और लास्ट में जो अथॉरिटी एंड सोशल ऑर्डर है, इस स्टेज के लास्ट तक आते आते जो बच्चे हैं वो लॉ एंड ऑर्डर को हाईएस्ट आइडियल मानने लगते हैं। जो भी चीजें सोसाइटी ने तय करके रखी हैं
उनके लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस सोसाइटी के मेंटेनेंस के लिए, फंक्शनल सोसाइटी के मेंटेनेंस के लिए वो रूल्स को फॉलो करना बहुत ही जरूरी है। तो वो उन सारे रूल्स को बहुत ज्यादा तवज्जो देने लगते हैं। एंड लास्ट इज पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। इस लेवल में भी 2 स्टेज है, दैट इज सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड यूनिवर्सल प्रिंसिपल। सोशल कॉन्ट्रैक्ट में यहाँ पे जो बात हो रही है कि जो वैल्यूज है, सेट ऑफ वैल्यूज है, सबके ऐसा हो चुका होता है कि वो रियलाइज कर चुके होते हैं इस चीज को। जो लोग इस लेवल तक आते हैं, 5th स्टेज तक आते हैं, वो लोग ये रियलाइज कर चुके होते हैं कि जो हमारी मोरालिटी है वो हमारी खुद की है। तो हम चाहें तो हम उसको बदल भी सकते हैं। अगर कोई पर्सन को प्रॉब्लम हो रही है तो हम उस रूल को बदल सकते हैं। जो मोरालिटी है वो सेल्फ जनरेटेड मोरालिटी है, दैट इज डिपेंडेंट ऑन कि हाउ वी थिंक। तो उसी तरीके से हमने गुड और बैड, राइट और रॉन्ग को धीरे धीरे उसके बीच में जो व्हाइट एंड डार्क शेड बना के रखा है, उस चीज को हम समझने लगते हैं कि वो कंप्लीटली व्हाइट एंड डार्क नहीं है, वो ग्रे एरिया भी है जहां पे बहुत सारी चीजें लाई करती हैं। एंड लास्ट इज यूनिवर्सल प्रिंसिपल। इस स्टेज में बहुत ही कम लोग जाते हैं, पर जो भी जाते हैं वो बहुत ही हाई लेवल ऑफ मोरालिटी मेंटेन करते हैं। और कुछ यहाँ पे एग्जांपल्स आपके स्क्रीन पे आ रहे होंगे कि जो ये सारे हैं उन सबको एग्जांपल्स हैं। इन सारे सेंटेंसेस के थ्रू हम समझ सकते हैं कि कौन कौन सी चीजें हैं किस लेवल में आ रही हैं। सो दिस वाज रैप ऑन दिस वीडियो। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जाएं वहां, जुड़े और नए वीडियोस के अपडेट को प्राप्त करें। और अब आप मुझसे इंस्टाग्राम के थ्रू भी जुड़ सकते हैं। Until then, stay tuned, stay connected to Daily Bites. God bless you all.